गुड मॉर्निंग बच्चों। मैं डॉक्टर शिप्रा वर्मा, गवर्नमेंट कॉलेज डूडू। आज हम पढ़ेंगे सेकंड पेपर का टॉपिक है भारतीय संविधान की विशेषताएं, भारतीय संविधान की प्रस्तावना। जैसे मैंने मेरे पूर्व व्याख्यान में आपको बताया था कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना क्या है। अभी मैं वापस आपको दोहरा के बताती हूँ कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना 42वें संवैधानिक संशोधन के अनुसार ये है कि हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक धर्मनिरपेक्ष समाजवादी गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समानता प्राप्त करने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता एवं अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संवैधानिक सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 को इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। मैंने आपको यह भी बताया था कि इस संविधान की प्रस्तावना के मुख्य रूप से 3 भाग हैं, जो मैंने पूर्व में चर्चा की थी आपसे। पहला भाग है घोषणात्मक भाग। घोषणात्मक भाग का मतलब यह है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना को या भारतीय संविधान को कब प्रारंभिक और अंतिम रूप से अपनाया गया, कब उसे लागू किया गया, कब लाया गया। जैसे कि हम इसकी प्रस्तावना में देख रहे हैं, हम भारत के लोग से प्रस्तावना शुरू होती है और इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। इसके घोषणात्मक भाग को इंगित करते हैं। यह शब्द इस बात को भी दर्शाते हैं कि संविधान किसने, किसके लिए और कब निर्मित किया तथा स्वीकृत किया। ये इस बात का भी प्रतीक है कि संविधान भारत के लोगों से उत्पन्न हुआ है और लोग ही इसके अंतिम स्रोत हैं। अर्थात भारतीय संप्रभुता का निवास भारत के लोगों में अंतिम रूप से मिलता है या देखा जा सकता है, क्योंकि लोग ही उसे बना रहे हैं और लोगों के प्रति ही वो जिम्मेदार है। फिर मैंने आपको बताया था कि इसकी आलोचना भी की थी। दामोदर स्वरूप ने इसकी आलोचना की थी। वी द पीपल ऑफ इंडिया के बारे में उन्होंने कहा था कि ये वी द पीपल ऑफ इंडिया इसलिए नहीं कह सकते क्योंकि उसमें इसकी जो प्रतिनिधि सभा थी उसमें लोग नहीं थे या भारतीय जनता का प्रतिनिधित्व तो नहीं था। लेकिन फिर बाद में मैंने बताया था कि इसमें ऐसा नहीं था कि संस्थानम, इसे प्रतिनिधि संस्था ही कहते हैं क्योंकि प्रतिनिधि संस्था में लोग थे। दूसरा भाग था अनिवार्य उद्देश्य। प्रस्तावना की जो शब्दावली है, भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक धर्मनिरपेक्ष समाजवादी गणराज्य बनाने के लिए उसके अनिवार्य उद्देश्यों को बताता है। ये भाग अत्यंत आवश्यक और सजीव भाग है। यह इस बात का आश्वासन देता है कि हर चीज संविधान के अंतर्गत है, कोई भी संविधान के बाहर या ऊपर नहीं है। इस पदावली के शब्दों को हम इस तरह से समझ सकते हैं। इससे पहला शब्द है प्रभुत्व संपन्नता। अब आपको यहाँ पे समझना पड़ेगा कि प्रभुत्व संपन्नता क्या है, यानी कि किसको हम प्रभुत्व संपन्नता कहते हैं। इसका अर्थ यह है कि भारत एक संप्रभु राष्ट्र है, भारत एक संप्रभु देश है, यानी कि इस पर किसी भी बाह्य शक्ति का कोई नियंत्रण या कोई अधिकार नहीं है। भारतीय संविधान के सारे निर्णय भारतीय सरकार द्वारा ही लिए जाते हैं। किसी भी विदेशी ताकत का, किसी भी विदेश राष्ट्र का इसमें कोई योगदान नहीं रहता या किसी तरह का कोई इंटरफेरेंस भी नहीं रहता। दूसरा शब्द है लोकतंत्रात्मक। लोकतंत्रात्मक से क्या तात्पर्य है? इसका तात्पर्य है कि भारत में जनता शासन की अंतिम स्रोत है। सरकार जनता की, जनता द्वारा, जनता के लिए है।
संविधान भारत में वयस्क मताधिकार के आधार पर प्रतिनिधियात्मक लोकतंत्र की स्थापना करता है। प्रतिनिधियात्मक लोकतंत्र से तात्पर्य है कि यहाँ पर चुनाव होते हैं, चुनाव के माध्यम से सरकारें निर्वाचित होती हैं। संविधान बिना भेदभाव के सभी को स्वतंत्रता, समानता, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय का आश्वासन भी देता है। तो लोकतंत्रात्मक से तात्पर्य यह है कि यहाँ की जो शासन व्यवस्था है वो जनता के लिए है, जनता द्वारा है और जनता के लिए है। तीसरा जो तत्व है उसको कहते हैं धर्मनिरपेक्ष। धर्मनिरपेक्ष शब्द जो है 42वें संशोधन द्वारा जोड़ा गया। प्रस्तावना में विश्वास, धर्म और उपासना की बात कही गई है, जो कि संविधान के भाग 3 यानी कि मौलिक अधिकारों में कहा गया है। इसके अनुच्छेद 25 से लेकर 28 तक धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार लोगों को दिया गया है, जिसका अर्थ यह है कि लोग जो हैं वो किसी भी धर्म को, किसी भी संप्रदाय को, किसी भी पंथ को अपनाने के लिए स्वतंत्र हैं। राज्य द्वारा उसमें किसी तरह का कोई इंटरफेरेंस नहीं होगा, कोई विरोध नहीं होगा। यहाँ पर आपको ये समझना पड़ेगा कि धर्मनिरपेक्षता का क्या अर्थ है। धर्मनिरपेक्षता का अर्थ है कि भारत राज्य का अपना कोई राज्य धर्म नहीं है। धर्म को व्यक्ति का निजी मामला माना गया है। केवल सामाजिक उत्पात होने पर ही व्यक्ति के धार्मिक क्षेत्र में किसी तरह का हस्तक्षेप किया जा सकता है, उस पर नियंत्रण स्थापित किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त कभी भी धार्मिक स्वतंत्रता में राज्य द्वारा किसी तरह का कोई भेदभाव या किसी तरह का कोई हस्तक्षेप नहीं किया जाएगा। नेक्स्ट जो तत्व है वो है समाजवाद। इसे भी 42वें संशोधन द्वारा भारतीय संविधान में जोड़ा गया है। जनता को समाज में आर्थिक न्याय दिलवाने के लिए जो संविधान का भाग 4 है, जिसका नाम है नीति निर्देशक तत्व, उनको रखा गया है। संविधान द्वारा भारत में किसी विशेष प्रकार की आर्थिक व्यवस्था की स्थापना नहीं की गई है, बल्कि ये जनता पर छोड़ दिया गया है कि वे अपने निर्वाचित प्रतिनिधियों के माध्यम से किस प्रकार की अर्थव्यवस्था चाहते हैं। क्योंकि भारत में आर्थिक व्यवस्था भारतीय लोगों द्वारा निर्वाचित सरकार के माध्यम से ही निर्धारित होती है और वो ही इस पर काम करते हैं। संविधान द्वारा सरकार को समाज के पिछड़े वर्गों के उत्थान के लिए नीति निर्देशक तत्वों को ध्यान में रखते हुए ही चलने की बात कही गई है। तो इसका कहने का मतलब यह है कि समाजवाद का अर्थ यह है कि लोगों द्वारा निर्वाचित सरकार आर्थिक व्यवस्था को पूरी तरह से नियंत्रित रूप में चलाएगी और ये देखरेख करेगी कि समाज में किसी तरह का आर्थिक असमानता या आर्थिक विस्फोट जैसी स्थिति उत्पन्न ना हो पाए और सारी जो मशीनरी है, सारी जो सामग्री है, सरकार द्वारा नियंत्रित और व्यवस्थित रूप से लोगों के कल्याण के लिए, लोक कल्याण के लिए कार्य करेगी। नेक्स्ट है गणराज्य। देखो बच्चों, आपको ये समझना पड़ेगा कि गणराज्य का अर्थ क्या है। गणराज्य हम किसको कहते हैं? इसका अर्थ यह है कि भारत का जो राज्याध्यक्ष होता है वो एक निर्वाचित व्यक्ति होगा। वो कोई वंशानुगत राजा नहीं हो सकता। जैसा कि इंग्लैंड में मैंने आपको बताया कि इंग्लैंड में संवैधानिक राजतंत्र होने के नाते वहाँ पर राजा भी होता है और वहाँ पर संविधान भी होता है। लेकिन अगर भारतीय दृष्टि से देखें तो भारत में ऐसी कोई व्यवस्था यानी कि राजतंत्रात्मक व्यवस्था या राजा जैसी कोई पद को नहीं रखा गया है। भारत के लिए ये अनिवार्य है कि यहाँ का जो अध्यक्ष है, राज्याध्यक्ष है, जिसको हम राष्ट्रपति के नाम से जानते हैं, वो एक निर्वाचित व्यक्ति ही होगा। किसी भी वंश परंपरागत व्यक्ति को यहाँ पर किसी तरह की कोई मान्यता प्रदान नहीं की गई है। भारत के राष्ट्रपति का निर्वाचन अप्रत्यक्ष रूप से 5 साल के लिए किया जाता है। ये जब आपको राष्ट्रपति
पढ़ाया जाएगा तब भी आपको विस्तार से इस पे चर्चा की जाएगी कि राष्ट्रपति का पद क्या होता है, राष्ट्रपति की अनिवार्य बनने की शर्तें क्या होती है, राष्ट्रपति बनने की अनिवार्य शर्तें क्या होती है, राष्ट्रपति की पावर्स क्या हैं, राष्ट्रपति कैसे काम करता है, व्यवहार में कैसे करता है, असल में कैसे काम करता है, और ये सारी चीज़ें आपको उसमें पढ़ाई जाएंगी। संवैधानिक प्रस्तावना का जो तीसरा भाग है वो है विवरणात्मक भाग। विवरणात्मक से आपका तात्पर्य आपको समझ में आ रहा होगा कि किसी चीज़ का विवरण पता लगना। भारतीय संविधान के जो शब्द हैं इसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, विश्वास, अभिव्यक्ति, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समानता प्राप्त करने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता एवं अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए इसके विवरणात्मक भाग को इंगित करती है। अब यहाँ पर भी हम इन सब शब्दों को मोटे रूप में समझने का प्रयास करेंगे। जैसे सबसे पहला शब्द जो दिया गया है वो है न्याय। न्याय पर मैंने आपको पहले भी बताया था कि न्याय क्या है। न्याय का महत्व ये है कि ये भारत के सभी नागरिकों को सभी प्रकार के सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय का आश्वासन देता है। जैसे मैंने आपको अभी भी बताया था कि भारतीय संविधान में ये व्यवस्था की गई है कि आर्थिक रूप से असमानता स्थापित न हो। तो भारतीय संविधान एक आश्वासन ये भी देता है कि भारतीय नागरिकों में सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय लोगों को मिल सके। तो ये आश्वासन भारतीय संविधान द्वारा दिया गया है। नेक्स्ट है स्वतंत्रता। यहाँ पर आपको स्वतंत्रता का अर्थ समझने के लिए भाग 3 जो स्वतंत्रता का अधिकार है उसको विस्तार से पढ़ने की आवश्यकता है। मोटे रूप में अगर हम कहें तो स्वतंत्रता शब्द का प्रयोग सकारात्मक और नकारात्मक दोनों ही रूपों में किया गया है। यह व्यक्ति की स्वतंत्रता पर मर्यादाओं को कम करने की मांग करता है। मर्यादाओं को कम करने की बात नहीं करता, बल्कि व्यक्ति के व्यक्तित्व के संपूर्ण विकास की संभावनाओं की मांग करता है। यानी कि एक व्यक्ति अगर जैसे एक छोटा सा उदाहरण से आप समझ सकते हैं कि यहाँ पर मर्यादा की जो बात कही गई है वो इस संदर्भ में की गई है कि मुझे ये स्वतंत्रता है कि मैं अपने घर में तेज़ आवाज़ में म्यूज़िक सुन सकती हूँ, लेकिन उस स्वतंत्रता को इस रूप में मर्यादित किया गया है कि मैं वो म्यूज़िक जब सुन रही हूँ तो उसकी आवाज़ इतनी ज़्यादा नहीं होनी चाहिए कि मेरा पड़ोसी उससे परेशान। तो अगर ऐसा होता है कि आपकी स्वतंत्रता से दूसरे व्यक्ति की स्वतंत्रता डिस्टर्ब हो रही है तो वहाँ पर राज्य आपकी स्वतंत्रता में हस्तक्षेप कर सकता है। तो इसको इस रूप में ही आप समझें कि स्वतंत्रता पर मर्यादाओं को कम करने की मांग ही नहीं करता, बल्कि व्यक्तित्व का संपूर्ण विकास करने की भी संभावनाओं की मांग करता है। यानी कि एक ऐसी व्यवस्था की डिमांड करता है जिसमें व्यक्ति अपनी स्वतंत्रताओं का संपूर्ण विकास करके अपने व्यक्तित्व को निखार सकता है। नेक्स्ट जो है वो है समानता। ऐसा माना जाता है कि समानता की अनुपस्थिति में स्वतंत्रता का कोई मूल्य नहीं रह जाता। समानता से तात्पर्य है समान स्थिति या अवसर की समानता। इस प्रकार अवसर की समानता का अर्थ है कि प्रत्येक व्यक्ति को अपनी संभावित शक्तियों के पूर्ण विकास के संपूर्ण अवसर समाज में मिलने चाहिए। तो ये सारा जो दायित्व है कि अवसरों की समानता हो, सब व्यक्तियों को समान रूप से अवसर प्राप्त हों, ये व्यवस्था करने का जो आश्वासन है ये सरकार द्वारा लोगों को दिया जाता है और सरकार को इसी दृष्टि से काम भी करना पड़ता है। नेक्स्ट है बंधुत्व। यह शब्द फ्रांस के 1946 के संविधान के अनुच्छेद 2 से लिया गया है। यह भारत की विभिन्न जातियों में भाईचारे और समझदारी की भावना का विकास करता है ताकि देश में एकता और अखंडता बनी रहे। देखो बच्चों, आपको पता है कि भारत एक विविधताओं वाला देश है।
यहाँ पर विभिन्न तरह की जातियाँ, विभिन्न तरह के लोग, विभिन्न तरह की वेशभूषाएँ, विभिन्न तरह के मान्यताएँ, बहुत सारी तरह की चीज़ें मिलती हैं, विभिन्न तरह के धर्म, संप्रदाय। लेकिन उन सब में बंधुता बढ़ाने के लिए राज्यों द्वारा काम किया जाता है। ऐसे कदम उठाए जाते हैं कि भारतीय समाज में एकता और अखंडता बरकरार रहे, किसी तरह के कोई सांप्रदायिक दंगे, किसी तरह की कोई असमानताएं पैदा ना हो। अखंडता शब्द का प्रस्तावना में 42वें संशोधन में समावेश किया गया। इसका मुख्य उद्देश्य भारत की एकता को सुस्पष्ट और सुनिश्चित करना है। यह विघटनकारी प्रवृत्तियों पर भी रोक लगाता है और नागरिकों की स्वतंत्रताओं पर प्रतिबंध लगाने की शक्ति भी देता है। निष्कर्ष रूप में हम कह सकते हैं कि भारतीय प्रस्तावना विश्व के संविधान की प्रस्तावनाओं में सबसे अच्छी लिखी हुई प्रस्तावना है, इसीलिए इसको अद्वितीय और अनुसरणीय प्रस्तावना भी कहा जाता है। एक सदस्य ने कहा कि यह संविधान की आत्मा है, महत्वपूर्ण है और मूल्यवान हिस्सा है। ये संविधान की कुंजी है, यह संविधान का हृदय, पथ प्रदर्शक और दर्पण भी कहा जाता है। अब आपको थोड़ा सा ये समझना पड़ेगा कि प्रस्तावना की कानूनी स्थिति क्या है, किस तरह से कानूनी स्थिति प्रदान की गई है प्रस्तावना को। तो संविधान की प्रस्तावना की कानूनी स्थिति के बारे में दो मत हैं। पहला मत है कि संविधान का ये हिस्सा नहीं है, क्योंकि सरकार को न तो शक्ति देता है, न ही किसी तरह से प्रतिबंधित करता है। दूसरा है कि प्रस्तावना संविधान का हिस्सा है, इसे संविधान के निर्मित होने के बाद एक प्रस्ताव के द्वारा स्वीकृत किया गया था। इस संदर्भ में न्यायाधीश सीकरी केशवानंद भारती और केरल राज्य के विवाद में कहते हैं कि प्रस्तावना को दृष्टि में रखते हुए संविधान का निर्माण नहीं किया गया, बल्कि संविधान को दृष्टि में रखते हुए प्रस्तावना का को अंत में निश्चित किया गया, जोड़ा गया। 1973 में केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य के मामले में न्यायालय ने अपने पहले वाले निर्णय को बदल दिया और प्रस्तावना को संविधान का हिस्सा स्वीकार कर लिया। संक्षेप में हम कह सकते हैं कि प्रस्तावना भारतीय संविधान का हिस्सा है। इसमें संशोधन किए जा सकते हैं, किंतु इसके मूल ढांचे में संशोधन नहीं किए जा सकते। अब सवाल ये उठता है कि इस प्रस्तावना का क्या लाभ है, क्यों ज़रूरी है ये, इसका क्या महत्व है। तो इसको सुनिश्चित करने के लिए हम कुछ 2-4 पॉइंट्स याद कर सकते हैं। जैसे पहला पॉइंट है कि प्रस्तावना संविधान के स्रोत को इंगित करती है। ये इस बात को भी बताती है कि संविधान किसके द्वारा, किसके लिए निर्मित और आत्मार्पित किया गया है। दूसरा है कि यह संविधान किस तिथि को स्वीकृत हुआ या किस तिथि को अंगीकृत किया गया, उसको भी बताती है। और तीसरा है कि ये सरकार के स्वरूप और उसके उद्देश्यों को भी बताती है। इसी रूप में इसका महत्व है कि प्रस्तावना संविधान के दर्शन को इंगित करती है। यह संविधान निर्माताओं के विचारों और आकांक्षाओं को जानने की कुंजी भी कही जा सकती है। बहुत ही संक्षेप में अगर आप कहें तो एक बुक में प्रारंभ में आप देखेंगे तो एक प्राकथन लिखा जाता है। उस प्राकथन में उस पूरी बुक का निचोड़ होता है। उस निचोड़ को ही हम प्रस्तावना कह सकते हैं। यानी कि प्रस्तावना वो चीज़ है जिससे ये पता लगता है, वो एक छोटा पैराग्राफ है, लेकिन उससे ये पता लगता है कि आपके संविधान में या उस बुक में विस्तृत रूप से किस किस चीज़ों की चर्चा की गई है, क्या क्या बताया गया है। तो ये एक निचोड़ कहा जा सकता है। तो आपको अध्ययन की दृष्टि से इसको पढ़ना चाहिए। इस पर क्वेश्चन भी आता है, कई बार 20 नंबर का क्वेश्चन आ जाता है, कई बार छोटा क्वेश्चन आ जाता है। तो आपको इसको विस्तार से पूरा का पूरा पढ़ना चाहिए, याद करना चाहिए। और अगर आपको कहीं भी कोई दिक्कत आती है इस टॉपिक से संबंधित,
तो आप मुझे व्हाट्सएप करके पूछ सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर मैंने आपको दिया हुआ है। मेरा जो ग्रुप है उसमें आपका स्वागत है। आप उसमें क्वेश्चन करिए, मुझे क्वेरी लिख के भेजिए, मैं उसका समाधान आपको भेजूँगी। धन्यवाद।